हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 29 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। प्यारे दोस्तों, हम आज लेके आए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 100% आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आप कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट डे फिर हमारा इंतजार करना। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हाल ही में पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन सूट 51 रोबोट किसने विकसित किया या किसने डेवलप किया? तो जो पैराप्लेजिक व्यक्ति होते हैं, जिनको पैरालिसिस होता है, या जो विकलांग होते हैं पैरों से, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको पैराप्लेजिक व्यक्ति कहा जाता है। उनके लिए एक सूट जिसका नाम है वॉक ऑन सूट 51 रोबोट, ये डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? दक्षिणी कोरिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके कारण इससे सूट को पहनने से व्यक्ति, जो पैरालिसिस व्यक्ति है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो आराम से चल सकेगा और फिर सकेगा। तो यह एक टेक्नोलॉजी की बड़ी, यानी साइंटिस्टों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके कारण जो विकलांग लोग हैं, जो पैरालिसिस लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, दक्षिणी कोरिया। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर ने पूरी तरह से लकवाग्रस्त लोगों के लिए एक नया पहनने योग्य यानी वियरेबल रोबोट डेवलप किया है, और जिसका नाम रखा है वॉक ऑन सूट 51। तो वॉक ऑन सूट 51 किन लोगों के लिए है? जो पैराप्लेजिक व्यक्ति या लोग हैं, उनके लिए है। और किसने तैयार किया है? दक्षिणी कोरिया ने तैयार किया है। दक्षिणी कोरिया की जो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। तो इसका आंसर हो गया दक्षिणी कोरिया। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन में वुमेन्स का जो मतदान वो कितने प्रतिशत रहा? 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, उनके अंदर जो महिलाओं का मतदान है, पुरुषों का मतदान है, उनका प्रतिशत कितना रहा? तो हम महिला मतदान या मतदाताओं का मतदान प्रतिशत की बात करें तो 65.78%। 65.78%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 65.78% महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों से ज्यादा है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। 26 दिसंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ मतदाताओं ने मतदान का या मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, और महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.78% रहा। और वही पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों का 65.55% रहा। 65.55% पुरुषों का मतदान रहा। तो ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर मोदी गवर्नमेंट बनी थी तीसरी बार, तो उसकी ये डाटा है जो लोकसभा, जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके जिम्मेदार उपयोग के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति या पैनल का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी अध्यक्षता के अंदर डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, उसकी उपयोग यानी अध्यक्षता के अंदर या अध्यक्षता में 8 सदस्यीय 8 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है, जो क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के लिए ये कार्य करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का क्या किया? गठन किया है, और इस समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य को बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी समारोह का आयोजन कहां हुआ? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कर्नाटक में हुआ। कहां हुआ? कर्नाटक में हुआ, क्योंकि बेलगाम कांग्रेस जो अधिवेशन है वो 1924 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1924 के अंदर। और कहां हुआ था? बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है।
और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। सॉल्यूशन देखें तो 1924 में बेलगाम, जिसे अब कर्नाटक का बेलगावी कहा जाता है, वहां आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और यह एकमात्र अधिवेशन था या कांग्रेस का अधिवेशन था जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, जिसे बेलगाम को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बेलगावी कहा जाता है वर्तमान में, जहां 1924 में ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो अब कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, जो कांग्रेस की जो कार्य समिति है, उनके द्वारा ये 100 वर्ष, जो 25-26 या 26-27 दिसंबर 2024 को इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इन 100 वर्ष के उपलक्ष्य में इसकी शताब्दी, यानी जो शताब्दी उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और उन्होंने निर्णय लिया है कि जो महात्मा गांधी के विचार है उनको उस एरिया के अंदर और जिन गांव का महात्मा गांधी ने दौरा किया था उनमें प्रचार प्रसार करें। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में याना नामक 50,000 साल पहले या 50,000 साल पुराने शिशु मेमत की खोज किस देश में हुई थी? तो मेमत का मतलब होता है हाथी, और हाथी का ये हाथी की प्रजाति होती है, हाथी जैसा ही होता है हाथी की प्रजाति का, तो उसे मेमत कहा जाता है। और ये 50,000 पुराने शिशु मेमत की खोज किस देश में हुई है? तो ये रूस के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? रूस के अंदर। आंसर हो जाएगा ए, रूस। अब देखते हैं हम, याना नदी के निकट होने के कारण याना इसका नाम रखा गया है, और ये बहुत ही कम आयु का मेमत है। इसका सॉल्यूशन देखें तो याना नामक 50,000 पुराने शिशु मेमत के अवशेष रूस के साइबेरिया के याकुतिया क्षेत्र में मिले। जो रूस का साइबेरिया के याकुतिया जो क्षेत्र है उसके अंदर इसके अवशेष मिले हैं। याना की खोज बटा गाइका क्रेटर में हुई है। एक बटा गाइका नाम का एक क्रेटर है, एक खाई है या एक गहरी घाटी है, उस घाटी के अंदर इसकी खोज हुई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, यानी बर्फीले जो बर्फीला क्रेटर है, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। याना को स्थानीय लोगों ने सबसे पहले देखा था। वहां के याना के अवशेष को खोजने में मदद स्थानीय लोगों ने की थी, और उन्होंने मेमत को सतह पर लाने के लिए एक स्थायी स्ट्रक्चर भी बनाया था। याना नामक उस नदी के बेसिन के नाम पर इसका नाम रखा गया है जहां उसकी खोज हुई थी, यानी उस नदी जहां इस नदी के बेसिन में इसकी खोज हुई थी उसी नदी के नाम पर इसका नाम याना रखा गया है। याना का वजन की बात करें तो 100 किलो वजन है। याना की लंबाई की बात करें तो 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 200 सेंटीमीटर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि याना की मौत एक दलदल में फंसने की वजह से हुई थी। याना दुनिया का 7वां मेमत है। इससे पहले सिर्फ 6 मेमत की लाशें ही मिली है, यानी जो छोटे हाथी है, हाथियों के जो छोटे बच्चे हैं हाथी प्रजाति के, उनकी अभी तक 6 मेमत की ही खोज हुई थी। अब ये 7वां मेमत पाया गया है। कहाँ पाया गया? रूस के अंदर पाया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। कहाँ पाया गया है? रूस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट? विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर है। उसके अनुसार 129 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा हो गया है? तो ये हो गया है भारत। कौन सा हो गया है? भारत। रेमिटेंस का मतलब होता है बाहर से आने वाली मुद्रा, यानी हमारे जो प्रवासी है, प्रवासी द्वारा भेजी गई मुद्रा, यानी जिन देशों के अंदर हमारे प्रवासी रहते हैं वो कमा के जो पैसा हमारे देश के अंदर भेजते हैं उसे रेमिटेंस के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। उसने इस साल 2024 की वर्ष के अंदर 129 बिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश रहा, जिनमें 129 बिलियन डॉलर प्राप्त किए। और वैश्विक हिस्सेदारी की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व का 14.3% भारत के पास रहा है। और साल 2024 के में जो प्रेषण या रेमिटेंस की जो वैश्विक वृद्धि दर है वो 5.8 रही, जो 2023 में कितनी थी? 1.2% वृद्धि रही। अब दोस्तों दिन प्रतिदिन आपको ये वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत सारी मुद्रा है, यानी बहुत सारा पैसा हमारे देश के जो नागरिक है जो दूसरे देशों में जाकर कमा के भारत में भेजने वाले हैं। भारत के बाद मेक्सिको का स्थान रहा, मेक्सिको के बाद चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा।
भारत में प्रवासियों की संख्या 18.7 मिलियन रही। जो भारत के प्रवासी है उनकी संख्या कितनी रही? 18.7 मिलियन, जो सबसे ज्यादा थी। और इसके बाद यूक्रेन है, चीन है, मैक्सिको है, वेनेजुएला है, उसका स्थान रहा। संयुक्त अरब अमीरात से भारत में धन रेमिटेंस का योगदान 18% रहा। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई धन भेजता है भारत को तो वो, यानी रेमिटेंस कौन भेजता है? वो भेजता है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई सबसे ज्यादा प्रक्षेपित करता है 18%। और यह भारत के धन प्रक्षेपण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहला क्या है? यह ट्रेड, व्यापार। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया? यानी जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या नाम है? जेटसन ओरिन है। कैसा कंप्यूटर है? नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। सुपर जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया? तो इसका एनवीडिया है, उसके द्वारा इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो एनवीडिया ने हाल ही में अपने जेस्टन और इन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर की लॉन्चिंग की घोषणा की है, जो बहुत किफायती है, यानी सस्ता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो जिसकी कीमत $249 की कीमत पर, और यह नया मॉडल अपने पूर्ववर्ती से कहीं अधिक सस्ता है। और जिसकी कीमत, जो पूर्ववर्ती जो सुपर कंप्यूटर थे उनकी कीमत $499 थी, जो अब कितनी है? अब जो नया है जेस्टन ओरिन नैनो सुपर कंप्यूटर, उसकी कीमत है $249 रखी गई है। तो ये किसके द्वारा अनावरण किया गया? एनवीडिया के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किस देश की क्वींस एंड कवेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? क्वींस एंड कवेंट्री जो विश्वविद्यालय है उनका परिसर गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ के विश्वविद्यालय है? तो ये है ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलोफास्ट एंड कवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में 2024 की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल जो खिताब है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का, वो एम रघु ने जीता है। किसने रखा है? एम रघु ने जीता है। सॉल्यूशन देखें तो कर्नाटक के एम रघु ने और हरियाणा की देविका सियाग ने 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। यानी पुरुष एकल की हम बात करें तो वो एम रघु ने जीता है, और महिला एकल की हम बात करें तो वो जीता है देविका सियाग ने। देविका सियाग कहाँ की है? हरियाणा की। एम रघु कहाँ के? कर्नाटक के। क्या जीता है? खिताब जीता है। किसमें? 2024 के अंदर। कौन सी चैंपियनशिप? सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में बाल या वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस 2024 26 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करता है। यानी जो जोरावर सिंह है, फतेह सिंह है, वो बाल उम्र के अंदर, यानी छोटी आयु के अंदर 6 या 9 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने शहादत दी। यानी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया और औरंगजेब के सामने उनको जिंदा, यानी एक पत्थरों के अंदर या ईंटों के अंदर चनवा दिया गया, जिसके कारण इनको याद किया जाता है। यह घटना 26 दिसंबर 1905 को हुई थी। 26 दिसंबर 1905 को यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वजीर खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दोनों छोटे साहबजादों को हिरासत में ले लिया था और जिंदा ईंटों के अंदर चनवा दिया गया था। इस दिवस को मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया और ये 9 जनवरी 2022 को घोषणा की गई कि 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार और विज्ञान, खेल और सामाजिक क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी इस दिन दिया गया। तो एक ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि 26 दिसंबर को जब वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उसी समय वीर जो बाल पुरस्कार है वो भी
राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार है वो भी दिए जाते हैं। इस प्रकार हमने दोस्तों बात की 10 क्वेश्चन की, बड़े ही शानदार और बड़े ही जानदार क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, मेरी प्रिय साथी।